तो मूवी के ओपनिंग सीन में हम मूवी की मेन लीड योशिमी और उसकी डॉटर इकुको को देखते हैं, जहां योशिमी एक सिंगल पेरेंट थी और इकुको केवल 6 साल की थी। योशिमी के पति काफी अब्यूजिव थे और इसी वजह से योशिमी इकुको को लेकर उनसे अलग हो गई थी। अब योशिमी को इकुको की कस्टडी लेने के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना था एंड इसीलिए उसे एक घर का भी इंतजाम करना था जहां वो इकुको के साथ रह सके। दूसरी तरफ इकुको के डैड योशिमी को मेंटली अनस्टेबल प्रूव करने में लगे हुए थे एंड अकॉर्डिंग टू हिम योशिमी के साथ बचपन में ट्रॉमा हुआ था जिस वजह से वो मेंटली काफी डिस्टर्ब्ड है। यहाँ हमें पता चलता है कि योशिमी अपने बचपन में एक इग्नोर्ड चाइल्ड थी, यानी कि उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था और वो लोग अपने ही मैटर में इतने बिजी रहते थे कि योशिमी बहुत इग्नोर हो जाती थी। योशिमी बचपन से ही अपने पेरेंट्स के अफेक्शन से दूर रही और उसका अकेलापन ने उसे काफी डिप्रेस्ड बना दिया था, जिसकी वजह से योशिमी की ट्रीटमेंट्स एंड मेडिकेशंस भी चल रही थी। खैर, योशिमी अपने डिवोर्स के बाद इकुको को बिल्कुल भी अकेला या उदास छोड़ना नहीं चाहती थी और इसीलिए वो उसके लिए हर पॉसिबल कोशिश कर रही थी। योशिमी बाय प्रोफेशन एक प्रूफ रीडर थी जहां उसकी सैलरी काफी कम थी। इस वजह से वो इतने कम समय में कोई बड़ा घर नहीं खरीद सकती थी और इसीलिए उसे रेंट पर ही किसी सस्ते अपार्टमेंट की तलाश थी। नेक्स्ट सीन में योशिमी एक अपार्टमेंट देखने जाती है जो कि सुनसान इलाके में था और ये घर भी काफी पुराना था। यहाँ योशिमी, इकुको और वो आदमी जो इन्हें ये अपार्टमेंट दिखाने ले आया था, तीनों ऊपर जाने के लिए लिफ्ट में चढ़ते हैं और हम लिफ्ट की सीलिंग से पानी टपकता हुआ देखते हैं जिससे फ्लोर पर भी काफी पानी आ रहा था। सीन शिफ्ट होकर बिल्डिंग के केयरटेकर के मॉनिटर पे फोकस करती है जहां हम लिफ्ट के कैमरा से लिफ्ट के अंदर का सीन देखते हैं। एज एन ऑडियंस हम उस लिफ्ट में एक छोटी लड़की की घोस्ट को कुछ सेकंड्स के लिए देखते हैं और केयरटेकर भी घोस्ट को अपने मॉनिटर पे देखता है, लेकिन फॉर सम रीजन वो उसे इग्नोर कर देता है। नाउ अपार्टमेंट के अंदर की सिचुएशन भी काफी बिगड़ी हुई थी, लेकिन सस्ता दाम होने की वजह से योशिमी इसे रेंट कर लेती है। नाउ योशिमी और उस आदमी की बातों के दौरान इकुको इस बिल्डिंग के छत पे चली जाती है जहां उसे एक रेड बैग पड़ा हुआ मिलता है। इतने में योशिमी यहाँ आ जाती है और वो ये बैग बिल्डिंग के केयरटेकर को दे देती है। नेक्स्ट डे वो दोनों यहाँ शिफ्ट कर जाते हैं एंड शिफ्ट करते ही योशिमी सीलिंग पर एक ब्लैक स्पॉट को नोटिस करती है जिससे अब पानी टपकना स्टार्ट हो गया था। योशिमी बिल्डिंग के केयरटेकर से इस बारे में बात करती है बट वो इस कंप्लेंट पर बिल्कुल भी सीरियस रिएक्शन नहीं देता और उल्टा योशिमी को समझाने लगता है कि पुरानी बिल्डिंग में इस तरह की छोटी मोटी कंप्लेंट्स आती रहती हैं। योशिमी अपार्टमेंट में वापस आकर टपकते हुए पानी के नीचे बकेट वगैरह लगाकर उसे कलेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन जल्द ही वो स्पॉट बढ़ने लगता है और पानी तेजी से टपकना स्टार्ट हो जाता है। योशिमी सोचती है कि मे बी उसके ऊपर वाले अपार्टमेंट में किसी पाइप की लीकेज की वजह से ऐसा हो रहा होगा और इसीलिए शी डिसाइड्स कि वो ऊपर जाकर ऊपर वाले रेसिडेंट से बात करेगी। योशिमी ऊपर जाती तो है बट बहुत देर नॉक करने के बाद भी कोई रिप्लाई नहीं आता, सो वो वापस लौटने लगती है। तभी योशिमी को वहां एक छोटी बच्ची खड़ी हुई दिखाई देती है जो कि वही बच्ची थी जिसे हमने मूवी के ओपनिंग सीन में लिफ्ट में अपीयर होते हुए देखा था एंड सडनली वो बच्ची गायब भी हो जाती है। इस घटना के बाद योशिमी के साथ काफी अजीब चीजें होने लगती हैं, लाइक उसकी नींद कम हो गई थी, उसे माइग्रेन वगैरह भी होने लग गया था, टैप से गंदा पानी आने लगा था एंड इवन लिफ्ट के बटन्स फॉर सम रीजन ब्लैक हो गए थे। एक दिन योशिमी इकुको को स्कूल से पिक करने में लेट हो जाती है और स्कूल पहुंचने पे इकुको वहां नहीं थी। योशिमी काफी घबराते हुए इकुको को वहां ढूंढने लगती है और इस दौरान योशिमी की नजर पास ही लगे एक लीफलेट पे जाती है जो कि किसी मित्सुको कवाई नाम की छोटी बच्ची की मिसिंग होने के बारे में था। खैर, योशिमी को इकुको मिल जाती है और वो लोग घर वापस आ जाते हैं। यहाँ वो दोनों फ्रेश एयर के लिए रूफ पर जाते हैं एंड सरप्राइजिंगली इनफ इकुको को वही रेड बैग सेम स्पॉट पे पड़ा हुआ मिलता है। दिस वॉज वेरी स्ट्रेंज एंड योशिमी इस बैग को डस्टबिन में फेंक आती है। नेक्स्ट सीन में हम इकुको को स्कूल के गेट पर देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि इकुको को भी वो लड़की दिखने लग गई थी जिसे योशिमी ने अपने ऊपर वाले अपार्टमेंट के बाहर देखा था। स्कूल में इकुको रिसेस टाइम पर अपने फ्रेंड्स के साथ हाइड एंड सीक खेल रही थी और एक डेस्क के नीचे छिपते वक्त इकुको को वही लड़की फिर से दिखाई देती है जिसे देखकर इकुको बेहोश हो जाती है। योशिमी ऑफिस से जल्दी स्कूल आती है और मेडिकल रूम में वो इकुको को देखती है। इकुको के टीचर से बात के दौरान योशिमी की नजर एक ड्राइंग पर जाती है जिसे उसने उस दिन ऊपर वाले अपार्टमेंट पर देखा था एंड सरप्राइजिंगली इनफ ये ड्राइंग किसी और ने नहीं बल्कि इकुको ने ही बनाया था। टीचर योशिमी को बताते हैं कि जिस लड़की की ड्राइंग इकुको ने बना रखी है वो इसी स्कूल की एक स्टूडेंट हुआ करती थी जिसका नाम मित्सुको कवाई था और वो कुछ सालों पहले अचानक ही गायब हो गई थी। लास्ट डे मित्सुको कवाई ने येलो रेनकोट पहन रखा था और वो एक रेड बैग कैरी कर रही थी।
ये सब सुनकर योशिमी एकदम शॉक रह गई थी, क्योंकि ये लड़की वही थी जिसकी मिसिंग नोटिस उसने उस दिन स्कूल के बाहर देखी थी, और ये रेड बैग भी वही था जो कि इकुको के पास बार बार अपने आप ही आ जा रहा था। एनीवेज, रात को योशिमी और इकुको जब सो रहे थे तब योशिमी को एक ड्रीम आता है जिसमें वो मित्सुको कवाई को अपने बिल्डिंग के पास आता हुआ देखती है एंड अचानक ही उसकी आंख खुल जाती है। इसके बाद योशिमी नोटिसेस कि इकुको अपने बेड पर नहीं थी और उसे खोजते हुए योशिमी ऊपर वाले अपार्टमेंट तक पहुंच जाती है। नाउ टू हर सरप्राइज, इस अपार्टमेंट का डोर आज खुला हुआ था और अंदर पूरे रूम की फ्लोर पर पानी इकट्ठा पड़ा हुआ था। अपार्टमेंट का हर एक टैप ओपन पड़ा था और वहीं एक रूम में उसे इकुको खड़ी हुई दिखती है जो कि सेंसलेस स्टेट में थी। योशिमी इकुको को वहां से ले जाने लगती है और इसी अपार्टमेंट में उसे मित्सुको की एक पिक्चर भी टंगी हुई दिखती है, जिससे वो समझ जाती है कि ये अपार्टमेंट मित्सुको का ही हुआ करता था। योशिमी इकुको को नीचे लेकर आती है और वो डिसाइड कर लेती है कि जल्द से जल्द वो इस अपार्टमेंट को छोड़कर चली जाएगी। नेक्स्ट मॉर्निंग योशिमी अपना सामान पैक भी करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन योशिमी का लॉयर कम फ्रेंड उसे समझाते हैं कि अगर वो इकुको के लिए स्टेबल लाइफस्टाइल नहीं रख पाती है और इसी तरह घर बदलती रहती है तो उसका हस्बैंड प्रूव कर देगा कि वो इकुको का ख्याल रखने के काबिल नहीं है, और इसीलिए उसे एक परमानेंट एड्रेस पर ही रहना होगा अनटिल उसे इकुको की कस्टडी कंप्लीटली नहीं मिल जाती। योशिमी का लॉयर उसकी हेल्प करता है और वो उस बिल्डिंग के केयरटेकर से बात करके योशिमी के अपार्टमेंट को पूरी तरह से रिनोवेट करवा देता है। साथ ही ऊपर वाले अपार्टमेंट के टैप्स वगैरह की भी मरम्मत कराई जाती है जिससे सीलन की प्रॉब्लम दोबारा ना आए। अब हम कुछ दिन आगे का सीन देखते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि रिनोवेशन के बाद उनका यहाँ रहना काफ़ी आसान हो गया था। इकुको स्कूल जाने लग गई थी और योशिमी को भी माइग्रेन वगैरह कम ही होते थे। इनफैक्ट इस अपार्टमेंट की नेगेटिव फील अब खत्म हो चुकी थी। नाउ एक दिन सीन शिफ्ट होकर अपार्टमेंट में फोकस करता है जहाँ इकुको स्कूल से आती है और योशिमी उसके बैग को खाली करते वक्त कुछ ऐसा देखती है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। अब शायद आपने गेस कर ही लिया होगा कि इकुको के बैग के अंदर वही रेड बैग रखा हुआ था। योशिमी बहुत ज़्यादा डर जाती है और इकुको से पूछती है कि उसे ये बैग कहाँ से मिला, जिस पर इकुको रिप्लाइज कि उसे नहीं पता कि ये बैग उसके बैग के अंदर कैसे और कब आया। योशिमी इस बैग को जैसे ही पिक करती है उसे एक विजन आती है जिसमें वो इस रेड बैग को एक वाटर टैंक में पड़ा हुआ देखती है। योशिमी को ऐसी इंट्यूशन आती है एज इफ मित्सुको की स्पिरिट उससे कुछ कहना चाहती है। योशिमी एक टॉर्च लेकर रूफ पर रखे वाटर टैंक्स को चेक करने लग जाती है और जैसे ही वो उस वाटर टैंक को हाथ लगाती है उसे एक और विजन आता है। यहाँ हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि कुछ साल पहले मित्सुको के साथ क्या हुआ था। दरअसल कुछ साल पहले अथॉरिटी वाटर टैंक का इंस्पेक्शन करने आई थी और इसी दौरान इस टैंक का कवर ओपन रह गया था जिसमें मित्सुको बाय एक्सीडेंट गिर गई थी। अब यहाँ रूफ पर कोई भी नहीं था, इसलिए कोई भी डूबती हुई मित्सुको की हेल्प करने नहीं आ सका और उसकी वहीं मौत हो गई। मित्सुको के पेरेंट्स भी उसे ढूंढने नहीं आए क्योंकि वो लोग काफ़ी लड़ते झगड़ते रहते थे और ऐसे में मित्सुको का ध्यान नहीं रख पाते थे। दूसरी तरफ इकुको नोटिस करती है कि बाथरूम का टैप अपने आप ही ओपन हो गया था और बाथटब में गंदा पानी भर कर गिर रहा था। इकुको टैप को बंद करती है कि तभी मित्सुको की स्पिरिट इकुको को बाथटब के अंदर खींचकर उसे डुबोने लग जाती है। यहाँ योशिमी नीचे आती है और वो इकुको को बाथरूम में पड़ा हुआ देखती है। योशिमी उसे उठाकर जल्दी से बाहर भागती है, लेकिन जैसे ही योशिमी लिफ्ट में चढ़ती है लिफ्ट में हर तरफ से पानी टपकने लगता है। इसके बाद सबसे शॉकिंग चीज ये होती है कि योशिमी लिफ्ट के बाहर इकुको को खड़ा देखती है और यहाँ उसके हाथ में मित्सुको थी। योशिमी समझ जाती है कि मित्सुको उसे यहाँ से जाने नहीं देगी और इसीलिए योशिमी डिसाइड्स कि वो इकुको को बचाने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर देगी और इसी के साथ लिफ्ट का डोर बंद हो जाता है। इकुको घबराते हुए लिफ्ट को फॉलो करके ऊपर पहुंचती है, लेकिन लिफ्ट ओपन होते ही उसमें से कुछ नहीं बल्कि ढेर सारा पानी निकलता है। कहानी यहाँ से 10 साल बाद शिफ्ट होती है जहाँ हम इकुको को देखते हैं जो कि अब हाई स्कूल में थी और वो अपने डैड के साथ रह रही थी। इकुको अपने स्कूल से आज उस बिल्डिंग में आती है जहाँ कुछ साल पहले ये सब हुआ था। इस बिल्डिंग में अब कोई भी नहीं रहता था, बट उस अपार्टमेंट में जहाँ योशिमी और वो रहा करते थे वहाँ पहुंचकर इकुको नोटिसेस कि सब कुछ वेल मेंटेन्ड था, एज इफ कोई यहाँ अब भी रह रहा हो। ऑल ऑफ ए सडन योशिमी की स्पिरिट यहाँ आती है जिसे देखकर इकुको बहुत खुश हो जाती है। इकुको काफ़ी इमोशनल होकर योशिमी से पूछती है कि क्या वो उसके साथ यहाँ रह सकती है, जिस पर योशिमी पोलाइटली रिप्लाइज कि ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो अब मित्सुको के साथ रहती है। एज एन ऑडियंस हम इकुको के ठीक पीछे ही मित्सुको के स्पिरिट को देखते हैं। यहाँ से योशिमी की स्पिरिट गायब हो जाती है और इकुको भी वापस घर लौट जाती है, जिसके साथ मूवी भी खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों ये थी डार्क वाटर की स्टोरी और अब हम और आप मिलकर इस मूवी से रिलेटेड कुछ छोटी बड़ी डिटेल्स पे बातें करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मूवी को लेकर दो मेन थियरीज है। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, योशिमी और इकुको एक हॉन्टेड बिल्डिंग में शिफ्ट होते हैं जहां मित्सुको नाम की एक बच्चे की डेथ हो गई थी। अब स्टोरी से हमें पता चलता है कि दरअसल मित्सुको एक नेग्लेक्टेड चाइल्ड थी जिसकी वजह से उसे अपने पेरेंट्स का प्यार नहीं मिला था। ऑन द अदर हैंड, योशिमी और इकुको यहाँ मूव इन करते हैं तो मित्सुको को उनका बॉन्ड देखकर उनसे जेलसी होने लग जाती है। योशिमी मित्सुको के साइंस को देखकर समझ जाती है कि वो उसे कुछ बताना चाहती है और योशिमी को मित्सुको की स्टोरी पता चलती है। योशिमी समझ जाती है कि मित्सुको को एक मदर की जरूरत है और वो इकुको को मारकर उसकी जगह लेना चाहती थी। इसीलिए लिफ्ट में योशिमी डिसाइड्स कि वो मित्सुको के साथ चली जाएगी, यानी खुद को सैक्रिफाइस करेगी ताकि इकुको सेफ रह सके। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि योशिमी अभी भी इकुको से कनेक्टेड थी, लेकिन वो मित्सुको के साथ ही रह सकती थी। नाउ दूसरी थ्योरी की माने तो मूवी में कोई घोस्ट नहीं थी। दरअसल योशिमी वॉज हरसेल्फ ए नेग्लेक्टेड चाइल्ड इन हर चाइल्डहुड और मित्सुको की कहानी वॉज जस्ट द सिंबल ऑफ पेन एंड द लोनलीनेस जिसमें योशिमी को अपने पूरे चाइल्डहुड में सबमर्ज रहना पड़ा था। योशिमी को धीरे धीरे समझ आ जाता है कि वो अपनी बेटी का ध्यान नहीं रख पाएगी और कहीं ना कहीं उसकी डिस्टर्ब्ड मेंटल स्टेट का इकुको पर भी बुरा असर पड़ेगा। फाइनली वो डिसाइड करती है कि वो इकुको की कस्टडी उसके डैड को ही दे देगी और वो खुद अपने पास्ट को एक्सेप्ट करके अपने पास्ट के साथ ही बाकी की लाइफ स्पेंड करने का डिसाइड करती है। योशिमी अपनी बेटी की लाइफ में हैप्पीनेस और स्टेबिलिटी के लिए खुद की खुशियों को सैक्रिफाइस कर देती है और उससे दूर हो जाती है। तो फिल्म के शुरुआत में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें बाप, माँ और दो बेटियां थी। फैमिली का माहौल थोड़ा डार्क सा था, जहां दो बेटियों में एक बेटी तो काफी चिल मोड में थी, लेकिन दूसरी बेटी खुद को अपने कमरे में बंद की होती है। माँ बार बार इस दूसरी बेटी को बुला रही होती है खाना खाने के लिए, लेकिन वो कमरे का दरवाजा खोल ही नहीं रही थी। इनफैक्ट वो दरवाजा पे सामान फेंक रही होती है। हम कमरे में कई पैकेट वाले जंक फूड के रैपर्स देखते हैं। साथ ही ये दूसरी बेटी काफी ओवरवेट थी। एक पॉइंट पे दूसरी बेटी एक मेटल रॉड लेके कमरे के बाहर आती है और यहीं पे सीन कट होता है। यहाँ से कहानी कुछ समय आगे बढ़ती है जहाँ एक फैमिली अपने नए घर में मूव इन हो रही है। ये कमी की फैमिली है और इसमें 7 लोग हैं। सबसे पहले पिता आकियो, देन माँ मसाको, ग्रैंडपा कितारो, ग्रैंड माँ हारुए, बड़ी बेटी कीको, मिडिल चाइल्ड नोरियो और सबसे छोटा भाई शुन। आकियो अपनी सारी कमाई लगा के ये घर खरीदे थे और ये पूरी फैमिली बहुत खुशहाल परिवार थी। हम समझ पाते हैं कि ग्रैंड माँ हारुए को डिमेंशिया था, यानी वो चीजें भूलती रहती थी। अब दोस्तों कुछ ही पलों में हम व्यूअर्स को आइडिया लग जाता है कि ये वही घर है जिसमें हमने मूवी का पहला सीन देखा था। खैर, घर में सभी अपना अपना कमरा चुनते हैं, जहाँ बड़ी बेटी कीको नीचे वाले फ्लोर पे सिंगल रूम लेती है और दोनों भाई नोरियो और शुन ऊपर वाला एक रूम लेते हैं। सेटल होने के बाद पूरी फैमिली साथ में खाना खाती है और हम नोटिस करते हैं कि ग्रैंड माँ हारुए बार बार ऊपर देखी जा रही थी, एज इफ वहाँ कोई है। अब उस रात जब कीको अपने कमरे में सो रही होती है तो टीवी अपने आप ऑन होता है और हम कीको के पीछे एक भूतिया आकृति देख पाते हैं। एनीवेज, अगले दिन सभी तैयार होकर अपने अपने काम में लग जाते हैं, लाइक स्कूल जाना, ऑफिस का काम, हाउस वर्क। और यहाँ गौर करने वाली बात ये थी कि कीको और नोरियो काफी थके हुए दिख रहे थे। इसके बाद नोरियो स्कूल जाता है, जहाँ सुमिदा नाम की एक इंट्रोवर्ट लड़की उससे बात करने आती है। सुमिदा नोरियो से पूछती है कि उसके साथ हाल में कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, क्योंकि नोरियो काफी थका हुआ दिख रहा था। नोरियो कहता है कि उसकी फैमिली एक नए घर में शिफ्ट हुई है, तो इसी शिफ्टिंग की वजह से शायद थकान आई होगी। बट सुमिदा वाज लाइक कि तुम उस नए घर में सतर्क रहना। अब दोस्तों उस रात कीको के कमरे की टीवी वापस ऑन होती है और हम बहुत क्लियरली एक भूतिया स्पिरिट को देख पाते हैं जो कि कीको का हाथ भी पकड़ती है। कुछ देर बाद ऊपर शुन की नींद खुलती है और वो नीचे जाता है। नीचे वो कीको को ट्रांस वाले हालत में पाता है, जहाँ कीको एकदम से शुन को पकड़ के उसका सर दीवार पे दे मारती है। शुन को इससे चोट आती है और वो रोने लगता है और उसके रोने की आवाज सुन के नोरियो और बाकी सब यहाँ आते हैं। तब तक कीको अपना सर भी दीवार पे पटक ली थी और चोटिल हो चुकी थी। घर वाले तुरंत ही दोनों को हॉस्पिटल ले जाके मरहम पट्टी करवाते हैं। इसी अफरा तफरी के बीच ग्रैंड माँ हारुए को फील होता है कि एक इविल स्पिरिट इनके परिवार पे नजर मार रही है। इनफैक्ट एक क्षण के लिए ये स्पिरिट आईने में दिखती भी है। अब अगले दिन स्कूल में नोरियो वापस सुमिदा से मिलता है, जहाँ सुमिदा कहती है कि नोरियो को अपना नया घर छोड़ देना चाहिए। सुमिदा के हिसाब से वो नोरियो के अंदर डार्कनेस देख पा रही है और ये प्रभाव उसी घर का है। उसी दिन जब नोरियो घर वापस आ रहा होता है तो वो अपने घर के बाहर एक नेबर को देखता है जिनका नाम ओरा था। ओरा नोरियो से कह रही होती है कि अगर उसके घर में कोई प्रॉब्लम्स आती है तो ओरा नोरियो को एक आदमी से मिलवा देंगी। ये बात
नोरियो को बहुत विचित्र लगती है, लेकिन नोरियो इस बात को इग्नोर करता है। अब दोस्तों उस रात से ही घर में कमी की फैमिली की हालत और बिगड़ने लगती है। डिनर के वक्त कीको उल्टी करती है। दिन देर रात जब कीको के पिता उसके कमरे में जाते हैं तो वो उसे टीवी देखता हुआ पाते हैं। इनफैक्ट कमरे में ढेर सारे जंक फूड के रैपर्स थे। अगले ही क्षण एक इविल स्पिरिट कीको के पिता को उसी रॉड से मारती है जिसे हमने फिल्म के इनिशियल सीन में देख रखा था। इनफैक्ट ये आत्मा भी उसी ओवरवेट लड़की की लग रही थी। अब अगले दिन हमें पता लगता है कि अकियो इस दुनिया में नहीं रहे और वो हार्ट अटैक से समाप्त हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हम फ्यूनरल वगैरह देखते हैं और क्योंकि ग्रैंडमा हारुए को डिमेंशिया था तो उन्हें याद ही नहीं था कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। ऐसे में जब नोरियो उन्हें ये बात याद दिलाता है तो हारुए किसी निंजा माफिक नोरियो पे हमला कर देती है। इस सीन से हम ये समझ पाते हैं कि भले ग्रैंडमा हारुए काफी बूढ़ी हैं, लेकिन वो फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। खैर पूरा परिवार इस दुखद घटना से उभरने की कोशिश करता है, लेकिन इनकी हालत बद से बदतर होती है। कुछ ही समय बाद एक रात कीको को अपने कमरे के बाहर एक लड़की की स्पिरिट दिखती है जो कि उसे हॉन्ट कर रही थी। इनफैक्ट कीको अब अपने परिवार से काफी दूर और अलग रहने लग गई थी। नाउ अगली सुबह नोरियो अपने रूम के बालकनी से देखता है कि उसके ग्रैंडपा गार्डन एरिया में अपने हाथ से जमीन खोद रहे थे। नोरियो तुरंत नीचे उनके पास जाता है और वो पाता है कि ग्रैंडपा की उंगलियां तक चोटिल हो चुकी थी। इस पॉइंट तक बाकी परिवार वाले भी बाहर आते हैं, लेकिन एकदम से ग्रैंडपा वहीं गिर के खत्म हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस परिवार को घर में आए 1 महीना भी नहीं हुआ है और घर के 2 बड़े लोग समाप्त हो चुके हैं। ग्रैंडपा की भी फ्यूनरल वगैरह होती है और हम नोटिस करते हैं कि ग्रैंडमा हारुए अब भी बार बार घर में ऊपर देखती रहती है, एज इफ उन्हें आत्मा महसूस हो रही हो। इसी सब के बीच एक दिन नोरियो सुमिदा से मिलता है और सुमिदा बताती है कि नोरियो के अंदर एक लिटिल गर्ल की आत्मा दिखती है और बहुत ज्यादा डार्कनेस भी है। सुमिदा यहाँ नोरियो का हाथ पकड़ती है और अगले ही क्षण वो नोरियो के इस नए घर में ट्रांसपोर्ट हो गई थी। ऑफ कोर्स फिजिकली नहीं, लेकिन शायद मेंटली वो वहां पहुंची थी। सुमिदा क्लियरली एक लड़की की आत्मा देखती है जो कि उसकी तरफ बढ़ती है और यहाँ हम ग्रैंडमा हारुए को भी देखते हैं। अगले ही क्षण सुमिदा अपने होश में आ जाती है और रियलिटी में तो वो अब भी नोरियो के साथ ही थी। सुमिदा यहाँ उल्टी भी कर देती है। इसके बाद सुमिदा बहुत सीरियसली नोरियो को वार्न करती है कि वो उस घर को जल्द से जल्द छोड़ दे। नोरियो कहता है कि वो खुद घर को छोड़ना चाहता है, लेकिन उसकी माँ इसके लिए अग्री नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि ये घर नोरियो के पिता अपने खून पसीने की कमाई से खरीदे थे। साथ ही वो चाहते थे कि उनकी फैमिली इस घर में खुश रहे, इसीलिए उनके जाने के बाद परिवार यहीं रहेगी और हैप्पीनेस ढूंढने की कोशिश करेगी। इसके बाद हम नोरियो को अपनी नेबर ओरा से मिलते देखते हैं, जिनके साथ वो सीक्रेटली डील कर रहा था। कैसी डील? वेल, नोरियो इस घर को बेचना चाह रहा था और ओरा उसके लिए एक सूटेबल बंदा लाने वाली थी जो कि इस घर को ऑक्शन कर देगा। उस रात नोरियो ये बात अपने छोटे भाई शुन को भी बताता है, लेकिन वो शुन को ये बात अपने तक ही रखने को कहता है। खैर देर रात शुन की नींद खुलती है और वो फ्रिज से दूध पीने जाता है। तभी सीढ़ियों पे उसे अपनी बड़ी बहन कीको दिखती है। शुन वहां जाता है, लेकिन एकदम से कीको गायब होती है। अगले ही क्षण हम शुन की बॉडी को दीवार से टकरा के सीढ़ियों पे गिरते देखते हैं। फिर अचानक उसकी बॉडी गायब होती है। फिर कीको दिखती है। देन कीको और शुन दोनों दिखते हैं एज इफ दोनों पजेस्ड हैं। वहीं नोरियो को ऐसा लगता है मानो शुन उसे बुला रहा हो और ऐसे में नोरियो की नींद खुलती है। वो नीचे जाता है और उसे बार बार अपने भाई शुन की पुकारने की आवाज आ रही थी। अभी एकदम से हम देखते हैं कि ऊपर वाले फ्लोर से शुन नीचे गिरता है, जिससे वो समाप्त हो जाता है। इससे पहले नोरियो कुछ समझ कर रिएक्ट करता, उसके सामने कीको आती है और वो उसे एक बेसबॉल बैट से पीटने लगती है। नोरियो किसी तरह डिफेंड करके कीको से बेसबॉल बैट छीनता है, लेकिन कीको चाकू उठा लेती है। पहले वो इससे नोरियो को डराती है, लेकिन एकदम से वो इस चाकू की मदद से खुद के गर्दन पे प्रहार करके समाप्त हो जाती है। इसी सब के बीच नोरियो की माँ आती है जो कि रो रही होती है, लेकिन वो एकदम शांत थी, एज इफ कोई रिएक्शन ही अंदर से ना आ रहा हो। फिर वो एक कमरे में जाती है और एक रस्सी से गलत करके समाप्त हो जाती है। इसके बाद घर की स्पिरिट नोरियो के पीछे भी आती है, लेकिन एकदम से ग्रैंडमा किसी निंजा की तरह बीच में आके नोरियो को बचाती है। सो बेसिकली एक ही रात में फैमिली के 3 मेंबर्स नहीं बचे और अब इस फैमिली में बस नोरियो और ग्रैंडमा बची थी। इस पॉइंट पे दोस्तों हम ग्रैंडमा का एक नया अवतार देखते हैं। आई मीन यूजुअली वो डिमेंशिया के कारण खोई रहती थी, व्हील चेयर पे रहती थी, एकदम कमजोर दिखती थी, लेकिन अब वो एकदम कंट्रोल में आ गई थी, सेइंग कि अब उनका दिमाग काम करने लगा है। वो किसी वॉरियर की तरह चार्ज लेती हैं, सेइंग कि वो स्पिरिट को सबक सिखाएंगी। खैर अगली सुबह तक यहाँ पुलिस वगैरह आ गई थी और यहाँ नॉर्मल प्रोसीजर वाली पूछताछ होती है। इस सब के बाद ग्रैंडमा एकदम रॉकिंग अवतार में आती है, जहाँ वो नोरियो को लेके वापस घर जाती है। वो कहती है कि हमें पहले घर को क्लीन करना होगा, क्योंकि घर हमारे शरीर की तरह है जिसे क्लीन रखना जरूरी है। देन वो नोरियो को पेट भर के खाने कहती है, क्योंकि फूड इज पावर ऑफ लाइफ। वो नोरियो से पूरा घर साफ करवाती है। देन कहती है कि कल से नोरियो की ट्रेनिंग शुरू होगी। अगली सुबह से हम नोरियो को ट्रेन करते देखते हैं, जहाँ वो रनिंग कर रहा था, एक्सरसाइज कर रहा था, पुशअप्स कर रहा था एंड ऑल दैट। ग्रैंडमा उसे ठूस ठूस के खिलाती, देन एक्सरसाइज करवाती, क्लीनिंग करवाती एंड फाइनली सोने देती ताकि वो रिकवर कर सके। वो कहती है कि नोरियो को अपने सभी परिवार वालों के खत्म होने को भूलना होगा और खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। एक दिन नोरियो देखता है कि गार्डन में ग्रैंडमा ठीक उसी जगह पे खोद रही होती है जहाँ ग्रैंडपा खोद रहे थे। नोरियो फौरन नीचे जाता है और पाता है कि ग्रैंडमा ओके हैं
हैं, वो तो एक्चुअली में इस जगह पे कुछ ढूंढ रही हैं। हाँ, खुदाई करके इन्हें यहाँ एक बैग मिलता है, देन शूज कुछ मिलते हैं एंड फाइनली एक इंसानी खोपड़ी मिलती है। इसे देख ग्रैंडमा कहती है कि मेन डिश हैज अपीयर्ड। तो मिले हुए सामान को चेक करने पे इन्हें पता चलता है कि ये सब किसी सायूरी नामक लड़की की है। इनफैक्ट ये खोपड़ी भी उसी की होगी। ये लड़की इसी घर में रहती होगी और उसके साथ कुछ बुरा हुआ होगा, जिसके कारण अब वो स्पिरिट बन के बदला ले रही है। तभी इनके सामने हम सायूरी की आत्मा को आते देखते हैं और ग्रैंडमा उससे एक जरा भी नहीं डरती। रादर वो सायूरी को भी धमकी देती है और उसे अगली बोलती है। इनफैक्ट वो सायूरी के स्पिरिट बॉडी के आर पार भी जाती है। नोरियो भी ग्रैंडमा से इंस्पायर होकर डरना बंद करता है और स्पिरिट से चीयर अप करने कहता है। ऐसा करने से आत्मा वापस चली जाती है और हम समझ पाते हैं कि कैसे मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होने से सायूरी आपको ज्यादा हानि नहीं पहुंचा सकती। यहाँ ग्रैंडमा हंसती है, सेइंग कि जब लिविंग पीपल के अंदर भी स्पिरिट्स को खत्म करने का जुनून हो या किसी तरह का ग्रज हो तो आत्माएं भी लिविंग लोगों से डरने लगती है। एनीवेज, अगले दिन नेबर ओरा अपने साथ एक आदमी लेके आई थी जो कि नोरियो के घर को ऑक्शन करने आया था। अगर आपको याद हो तो नोरियो ओरा से इस बारे में बात कर रखा था, लेकिन दोस्तों अब तो नोरियो स्ट्रांग हो गया था और वो इस घर को बेचना नहीं चाहता था। ग्रैंडमा यहाँ ना सिर्फ ओरा को भला बुरा कहती है बल्कि ऑक्शन करने आए आदमी को भी पीट देती है। जाहिर सी बात है कि अगर घर ऑक्शन होता तो इन्हें प्राइस काफी कम मिलता। तो हाँ, ग्रैंडमा इस चीज को अवॉइड कर दी थी। इस कारण से ओरा और वो आदमी भाग जाते हैं। वहीं स्कूल में नोरियो अब एकदम खुश दिख रहा था। इनफैक्ट सुमिदा भी कहती है कि नोरियो के अंदर जो डार्कनेस दिखती थी ना, वो कहीं ना कहीं कम हो गई है। वहीं घर पे ग्रैंडमा एक डिटेक्टिव की मदद से सायूरी के फैमिली के बारे में पता लगाने लग गई थी। सायूरी की आत्मा यहाँ ग्रैंडमा को ग्रैंडपा दिखा के विचलित करने की कोशिश करती है, जहाँ सायूरी ग्रैंडपा पे रॉड से हमला कर रही थी। लेकिन ग्रैंडमा इतनी बैडास थी कि वो सायूरी को ही ऑल द बेस्ट बोल के सिगरेट पीने लगती है। अब उस रात ग्रैंडमा नोरियो से कहती है कि वो किसी काम से बाहर जा रही है और नोरियो को अकेले घर में रहना होगा। वो नोरियो को स्ट्रांग रहने और ना डरने को कहती है। तो ग्रैंडमा के जाने के बाद नोरियो अपनी ट्रेनिंग को याद करता है और अकेले घर में टीवी देखने लगता है। तभी सायूरी लाइट्स ऑन ऑफ करती है, टीवी में स्टैटिक लाने लगती है और नोरियो उसे डांट देता है, सेइंग कि ये सब नाटक मत करो। क्लियरली नोरियो काफी स्ट्रांग हो चुका था और वो सायूरी से बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। लेकिन सायूरी यहाँ नोरियो को उसके छोटे भाई शुन के समाप्त होने वाला नजारा दिखाने लगती है, जिससे नोरियो की हिम्मत टूटने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सुमिदा नोरियो को कॉल कर रही थी, लेकिन नोरियो कॉल नहीं उठा रहा था, इसीलिए वो भागते हुए नोरियो के घर आती है। वो नोरियो को सपने में तड़पता पाती है और इसलिए वो नोरियो को उठाती है। यानी कि दोस्तों सायूरी नोरियो को शुन के खत्म होने वाला सीन सपने में दिखा रही थी। नोरियो उठ के तुरंत खुद को संभालता है और सुमिदा उसे यहाँ से निकल के उसके घर चलने को कहती है, लेकिन नोरियो इस घर से बाहर जाने से मना कर देता है, सेइंग कि वो सायूरी को फेस करेगा नो मैटर व्हाट। तभी एकदम से सायूरी की आत्मा आती है और वो सुमिदा को लेकर गायब हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, इससे नोरियो बहुत डर जाता है और वो चिल्ला के घर के बाहर भागता है। तभी बाहर ग्रैंडमा भी वापस आ गई थी और नोरियो उन्हें सब बताता है। ग्रैंडमा नोरियो से पूछती है कि क्या वो सुमिदा से प्यार करता है, जिसके जवाब में नोरियो हाँ कहता है। फिर ग्रैंडमा कहती है कि हम मिलकर सुमिदा को बचाएंगे और नोरियो को सबसे पहले डरना बंद करना होगा। इसके बाद ग्रैंडमा नोरियो को अपने कार की डिक्की खोल के दिखाती है, जिसमें 3 लोग बंधे पड़े थे। नोरियो की मदद से ग्रैंडमा इन तीनों को घर के अंदर लाती है और हम व्यूअर्स को पता चलता है कि ये तीनों और कोई नहीं बल्कि सायूरी के परिवार वाले थे। जी हाँ, उसके पिता, उसकी माँ और उसकी बहन। इन्हीं को किडनैप करने के लिए ग्रैंडमा बाहर गई थी और डिटेक्टिव से हेल्प भी ले रही थी ताकि इनके बारे में पता चल सके, इनका नया लोकेशन, नया घर पता चल सके। और रही बात की ग्रैंडमा अकेले कैसे इन तीनों को पकड़ ली, तो वेल अपने जमाने में ग्रैंडमा इतनी बैडास थी कि एक साथ 5 लोगों को संभाल सकती थी। जो भी हो, ग्रैंडमा यहाँ सायूरी के परिवार वालों को टॉर्चर करना शुरू करती है, सेइंग कि ये लोग ही सायूरी के साथ गलत किए, उसे खत्म किए, फिर गार्डन में दफना दिए इन दिस हाउस। इसलिए सायूरी सबसे बदला ले रही है, जिस चक्कर में ग्रैंडमा के घर के सदस्य खत्म हुए। इन शॉर्ट, ग्रैंडमा यहाँ अपने परिवार वालों के खत्म होने का ब्लेम सायूरी पे नहीं बल्कि उसके फैमिली पे डाल रहे थे। ग्रैंडमा सायूरी के पिता, माँ और बहन तीनों को बहुत पीटती हैं और फाइनली हम यहाँ सायूरी की स्पिरिट को आते देखते हैं, जिसके थ्रू हमें सायूरी की कहानी पता लगती है। तो सायूरी के पिता एक घटिया इंसान थे जिनकी सोच बहुत ही गंदी थी। वो मानते थे कि अगर घर में सभी को हमेशा खुश रहना है तो घर के एक सदस्य को सबके हिस्से का दुख झेलना पड़ता है, और परिवार में दुख प्राप्त करने वाला सदस्य वो सायूरी को बना दिए थे। यानी कि वो सायूरी को मारते पीटते, वहीं परिवार के बाकी लोग एकदम खुश रहते। फिल्म में हमें यह भी हिंट किया गया है कि सायूरी के पिता उसके साथ गलत भी करते थे और ये सब बात सायूरी की माँ को पता था। स्टिल वो सायूरी की कोई मदद नहीं करती थी। गुस्से में सायूरी एक दिन अपना बाल काट लेती है क्योंकि उसके पिता कहते थे कि सायूरी के बाल बहुत अच्छे हैं। फिर स्ट्रेस में सायूरी ओवर ईट करने लगी, हमेशा जंक खाने लगी। उसके रूम में हमेशा जंक के रैपर्स रहते, जिस कारण से कुछ सालों बाद वो बहुत ज्यादा मोटी हो गई थी। हाँ दोस्तों, फिल्म में हमें 2 आत्माएं हमेशा दिखती थी, एक पतली और एक थोड़ी ओवरवेट थी। तो ये दोनों ही सायूरी थी, जस्ट दैट डिफरेंट सायूरी। एक
जब वो ठीक थी, पतली थी, और एक जब वो स्ट्रेस में आके ओवर ईट करके ट्रांसफॉर्म हो गई थी। सायूरी के पिता एक रॉड से उसे मारते पीटते थे और इस रॉड को हम फिल्म में कई बार देख भी पाए हैं। ऐसे में एक दिन सायूरी गुस्से में अपनी माँ पे ही हमला कर देती है और ये वही सीन है दोस्तों जिसे हम फिल्म के स्टार्ट में देखे थे। ऐसे में सायूरी की बहन और उसके पिता सायूरी को पीटने लगते हैं और अंततः उसे खत्म ही कर देते हैं। फिर ये लोग सायूरी के सामान और लाश को वहीं गार्डन में दफना दिए थे। सो यस, ये थी सायूरी की दर्द भरी बैक स्टोरी और सायूरी की फैमिली तो खुशी से अपनी जिंदगी कहीं और बिता रहे थे, ऑल्दो सायूरी नहीं बची। नाउ प्रेजेंट में सायूरी की आत्मा उसी रॉड से पहले अपने पिता को निपटा देती है, देन अपनी बहन को भी खत्म कर देती है, लेकिन वो अपनी माँ को नहीं मारती, रादर वो बस उनकी आंख को जख्मी कर देती है क्योंकि उसकी माँ इन्हीं आंखों से सब कुछ देखती थी, फिर भी सायूरी की मदद नहीं करती थी। अब इस सब के बाद भी सायूरी ग्रैंड माँ और नोरियो को निपटाना चाहती थी और तब ग्रैंड माँ को एक बात समझ में आती है। बेसिकली सायूरी की आत्मा अपनी माँ को खत्म नहीं करना चाहती थी क्योंकि पास्ट में भले सायूरी की माँ उसकी मदद नहीं करी थी, लेकिन वो अपने पर्सनल लेवल पे सायूरी को खाना देती थी और उसे मारती पीटती भी नहीं थी। देन बदले के भाव में सायूरी खुद अब इतनी करप्ट हो चुकी है कि वो नोरियो के फैमिली को इसलिए नहीं निपटाई क्योंकि वो हर परिवार को खत्म करना चाहती थी, रादर सायूरी नोरियो के फैमिली की अच्छी बॉन्डिंग देख के जलने लगी थी। सायूरी को भी ऐसी ही लविंग फैमिली चाहिए थी जो कि उसे नहीं मिला और इसीलिए जब उसे नोरियो का हंसता खिलता परिवार दिखा तो वो इस परिवार को खत्म कर दी।